हर साल सरकार या हर 10 में प्रयास कर रही थी कि एक अधिनियम लाया जाए और कुछ सुधार किए जाएँ। अब 1919 में जो पार्लियामेंट्री सुधार हुआ उससे भी भारतीय खुश नहीं थे। सरकार ने कहा कि भाई 10 साल बाद सुधार आएँगे, तो हम 2 साल पहले ही सरकार ने क्या किया, एक कमीशन बिठाया। उस कमीशन का पर्पज़ ये था कि ये कमीशन यह एनालिसिस करेगा कि भारत में किस तरह के सुधारों की आवश्यकता है और क्या-क्या चीज़ की जानी चाहिए। लेकिन इनसे गलती क्या हो गई कि इन्होंने 7 सदस्य रखे साइमन कमीशन में। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इन्होंने बनाया और इसमें सभी सदस्य ब्रिटिश रख दिए। तो सारी पार्टियां भारत में जो थी उन्होंने विरोध किया, मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस हो, हर एक पार्टी ने विरोध किया कि भाई भारत की जो समस्या है उसे भारतीय जानते हैं, तो तुम बिना भारतीयों के कैसे कोई कमीशन बना सकते हो। तो ये बात को लेके यहाँ पे विरोध हुआ। लेकिन क्योंकि समी कमीशन बना, उसने रिकमेंडेशन दी, उसके बेसिस पर कम्युनल अवार्ड, मतलब क्या सरकार का पर्पज़ क्या था कि पहले कमीशन आयोग बनाया जाएगा, उस आयोग ने जो रिकमेंडेशन देगा उसके आधार पर हम सभी पार्टियों को बुलाएंगे भारत की और बैठक करवाएंगे, है ना। उस बैठक के आधार पर आगे के जो सुधार हैं उस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो इस कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, उस पर ऑप्शन यहाँ बनते हैं कि इट वॉज ए स्टैचुरी कमीशन, यह एक वैधानिक आयोग था, केवल ब्रिटिश सदस्य शामिल थे इसमें, एंटायरली ब्रिटिश मेंबर्स शामिल थे, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, इट रिकमेंडेशन द अबोलिशन ऑफ डायरकी, इसने द्वैध शासन समाप्त करने की बात की। किसमें, स्टेट में जो द्वैध शासन चल रहा था, प्रांतों में जो द्वैध शासन था कि ट्रांसफर सब्जेक्ट, ये रिजर्व सब्जेक्ट, तो इसको समाप्त करो, द्वैध शासन को समाप्त करो और प्रांतों में अकाउंटेबल गवर्नमेंट लेके आओ, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आओ प्रांतों में, प्रोविंस में। ये सिफारिश उसने की। तो ये दोनों सिफारिशें एकदम करेक्ट हैं। तीसरा, इट प्रपोज ओबोलिशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल, मतलब 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचक की व्यवस्था शुरू की गई थी, कम्युनल जो अवार्ड था उसको, कम्युनल अवार्ड कह रहा हूँ, जो कम्युनल इलेक्टोरल था उसको समाप्त करो। ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। देखिए इन्होंने क्या कहा, साइमन कमीशन ने, साइमन कमीशन ये तो कहा कि प्रांतों में डायरकी समाप्त करनी है और प्रांतों में अकाउंटेबल गवर्नमेंट या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लानी, ये बात करेक्ट है। लेकिन इन्होंने यह नहीं कहा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसको कहा जारी रखो भाई, है ना, कम्युनल सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखो। इसने यह भी कहा कि वयस्क जो मताधिकार है उसे नहीं देना है, भी फ्रेंचाइजी पर सीमित रखो, मतलब कुछ ही लोगों का भी अधिकार दो वोट डालने का, सबको मत दो। और सेंट्रल लेवल पर फेडरेशन बनाओ। साथ ही गवर्नर की जो पावर उसको और मजबूत करो, प्रांतों में गवर्नर की पावर को मजबूत करो। प्रांत में विधानमंडलों को अधिकार दो लेकिन गवर्नर की पावर को और मजबूत करो। प्रांतों को फिनेंशियल पावर भी दो लेकिन गवर्नर की पावर को और मजबूत करो। प्रांतों में डायरकी खत्म करो और प्रांतों में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आओ। ये सारी बात साइमन कमीशन ने अपने सुधारों में कही। तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसके बारे में इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे अगला जो प्रश्न बनेगा, जो कम्युनल अवार्ड है, पूना पैक्ट है, उसके संबंध में बनेगा कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने अगस्त में 1932 में क्या किया, उन्होंने 1932 में पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए साइमन कमीशन के बाद क्या हुआ। साइमन कमीशन ने जो बनाया गया सिफारिशें दी, तो आयोग का जो प्रस्ताव था उस पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारतीय जो रियासत थी इन सभी को बुलाया और गोल में सम्मेलन करवाए। तो आपको पता है गांधी जी पहले वाले में पार्टिसिपेट हुए नहीं हुए, दूसरे वाले में पार्टिसिपेट नहीं हुए, तीसरे वाले में, इस तरह के MCQs बनाए जा सकते हैं, कौन कौन सभी में पार्टिसिपेट हुआ। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री के, हम जो मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो उसमें हम सारी बातें बताएंगे कौन कौन शामिल हुआ था नहीं हुआ था। यहाँ पे आपको याद रखना है, इस आयोग के बाद गोलमेज की बैठकें बैठाई गई, गोलमेज की, और इन सम्मेलन में जो चर्चा हुई उसके आधार पर संविधान सुधारों को लेकर व्हाइट पेपर जारी किया गया। मतलब क्या, आप देखेंगे साइमन कमीशन की सिफारिश आती हैं, गोलमेज सम्मेलन होता है और वाइट पेपर जारी किया जाता है। वाइट पेपर जो जारी किया गया उसे अगर हम देखेंगे उसे जो ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी, है ना, उसके समक्ष रखा गया और इस समिति के सिफारिश के आधार पर जो अधिनियम आया उन्हें 1935 का अधिनियम कहा गया, है ना। तो बाद में गोल में सम्मेलन हुई, उस बैठकों के बाद जो सिफारिश हुई, सिफारिश को जो लागू किया गया उसके बेसिस पर 1935 का अधिनियम आया। ठीक है, तो 1935 का अधिनियम में हम जाएंगे। 1935 के अधिनियम के बीच हम यहाँ पे एक पूना पैक्ट के बारे में बात करें, कम्युनल अवार्ड के बारे में। कम्युनल अवार्ड अगर हम बात करें तो 1932 में माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए। यहाँ पर देखिए सरकार, जो ब्रिटिश सरकार को उसका पर पूरा प्रयास रही था कि SC ST जो OBC हैं इनको भी क्या करो, तोड़ दो कांग्रेस से, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इस तरह का कम्युनल अवार्ड लेके आए रैमजे मैकडोनाल्ड। उसमें उन्होंने क्या किया कि भाई मुस्लिमों को तो दे ही रहे थे, सिखों को दे रहे थे, ईसाइयों को भी दे रहे थे, एंग्लो इंडियन को भी दे रहे थे सेपरेट इलेक्टोरल। उन्होंने क्या कहा, दलितों के लिए भी यहाँ पे पृथक निर्वाचक देने
देने की बात कर दी कि भाई जो दलित हैं उनको भी पृथक निर्वाचक दिया जाएगा। अब इसको देख के गांधी जी बहुत व्यथित हुए। गांधी जी ने यरवदा जेल में ही, अगर आप देखेंगे, अनशन की शुरुआत कर दी और बाद में B.R. अम्बेडकर के मध्य में और संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान किया गया और एक समझौता किया गया, उसे पूना पैक्ट कहा गया, B.R. अम्बेडकर के महात्मा गांधी के मध्य हुआ। ठीक है। प्रश्न यहाँ पे स्टेटमेंट है कि द कम्युनल अवार्ड एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरल टू द डिप्रेस्ड क्लास। जो पृथक निर्वाचक मंडल में दलितों के लिए अलग से चुनाव का, या मतलब बात करें पृथक निर्वाचक मंडल की बात थी। दूसरा स्टेटमेंट है महात्मा गांधी फास्ट लेड टू द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट को देख के महात्मा गांधी दुखी और उन्होंने उपवास किया, यह भी बात करेक्ट है। द पूना पैक्ट अबोलिश कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यह कह रहा है कि जो पूना पैक्ट था उसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को लेके आया था। ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। देखिए भाई, पूना पैक्ट था वो यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास के लिए या वंचित क्लास के लिए या SC ST OBC क्लास के लिए, दलित क्लास के लिए यहाँ पर पृथक निर्वाचक मंडल लेके आया था। ऐसा निर्वाचक मंडल होगा जिसमें दलित चुनाव लड़ेंगे और दलित ही वोट करेंगे। तो ये जो व्यवस्था थी, हिंदुओं को तोड़ने वाली व्यवस्था थी, इसको ध्यान में रख के गांधी जी ने अनशन किया और इसे समाप्त किया गया। बाद में उनके बीच समझौता हुआ B.R. अम्बेडकर के महात्मा गांधी के बीच। तो 1 2 यहाँ पे इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आएगा 15वां नंबर क्वेश्चन है। 15वें नंबर क्वेश्चन में बात की जा रही है विद द रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में आपको कथन यहाँ पे बताने हैं। क्या स्टेटमेंट है? मैंने आपको बताया कि जो साइमन कमीशन बना था उसके बेसिस पर ये सारी चीज़ें हुई। तो ये अगर हम देखेंगे ना तो बहुत सारी जो तीनों गोलमेज बैठक हुई, उसके बाद बहुत काम हुआ और ये संविधान, अगर हम बात करें मिनी संविधान की तरह आया, जिसमें 321 धाराएं थी, सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल या 10 अनुसूचियाँ थी इस अधिनियम में। तो इस अधिनियम को बहुत बड़ा व्यापक अधिनियम के रूप में जाना जाता है। क्या क्या प्रोविजन थे इन तीनों स्टेटमेंट के बाद हम और भी चीज़ें समझेंगे। पहले इनको पढ़ लेते हैं कि एक्ट ने प्रपोज किया ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ की बात की। अखिल भारतीय संघ की बात की इस एक्ट ने, सभी को पता है कि अखिल भारतीय संघ की बात की, लेकिन रियासतों की भागीदारी ना होने के कारण लागू नहीं हो सका। बात तो हो गई लेकिन ये लागू नहीं हो पाया क्योंकि रियासतें शामिल नहीं थी। ठीक है, ये बात है। दूसरा स्टेटमेंट है द एक्ट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड डायरकी एट द सेंटर। एक्ट ने कहा कि प्रांतों पर तो आप स्वायत्ता दे दो, प्रांतों को ऑटोनॉमी दे दो, डायरकी मत रखो, वहाँ पर द्वैध शासन हस्तांतरित आरक्षित मत रखो, वहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन रख लो। तो केंद्र में द्वैध शासन रख लो, ऐसा इस एक्ट ने कहा। ठीक है, फिर बात आती है तीसरी चीज़ की, जो तीसरा स्टेटमेंट है उसके बारे में। तीसरे स्टेटमेंट में कहा कि क्या कहा गया, द एक्ट ग्रांटेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड अबोलिश द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस अधिनियम ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया और भारतीय रिजर्व बैंक को समाप्त कर दिया। इस एक्ट के बारे में यहाँ पे आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, यहाँ पर पहले स्टेटमेंट के बारे में, तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है। इस एक्ट ने क्या किया, ऑल इंडियन फेडरेशन की बात की, बट ये फेडरेशन नहीं बन पाया। यहाँ पे बात थी, यहाँ पे क्या बात थी, ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा जो प्रोविंसेस अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल और प्रिंसली स्टेट अंडर द इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो यहाँ पे प्रावधान ये था कि भाई इनडायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा बट प्रिंसली स्टेट के अंतर्गत, लेकिन ये बन नहीं पाया। फेडरेशन नेवर कम टू इनटू एग्जिस्टेंस एज मोस्ट प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू ज्वाइन। तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। फिर दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे अगर देखो करेक्ट है, इस एक्ट ने सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स को लेके आया। अगर हम बात करें प्रांतों पर ऑटोनॉमी की बात करें, वह भी लेके आया। द्वैध शासन या डायरकी लेके आया, कहाँ पे, डायरकी, द्वैध शासन लेके आया इस सेंट्रल लेवल पे, ये भी बात करेक्ट है। इसके अलावा बाई कैमरल लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश किए गए, मतलब द्विसदनी विधायिका इस्टेब्लिश की गई। द्विसदनी जहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों होती है, उस तरह की विधायिका 6 प्रांतों में इस्टेब्लिश की गई। 6 जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे द्विसदनी विधायिका प्रारंभ की। कौन कौन से प्रांत थे उनमें? प्रांत था बंगाल में द्विसदनी विधायिका शुरू की गई, बॉम्बे में द्विसदनी विधायिका शुरू की गई, मद्रास में द्विसदनी विधायिका शुरू की गई, बिहार में शुरू की गई, असम में की गई और यूपी या उस टाइम का यूनाइटेड प्रोविंस में जो कहते हैं ना कि जो द्विसदनी विधायिका शुरू की गई। सेपरेट इलेक्टोरल यहाँ पे बात की गई थी SC के लिए, वुमेन के लिए, लेबर के लिए, है ना, डिप्रेस्ड क्लास के लिए। और जो फ्रेंचाइज वोटिंग राइट था 14% तक जो भारतीय थे उन तक ये पहुंच गया। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे फेडरल और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई, लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग की बात की गई कि संघीय स्तर पर लोक सेवा आयोग बनेगा। इस एक्ट के में इसके बारे में भी बात हुई। साथ ही अगर आप देखेंगे 1937 में फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश करने की बात थी और रिजर्व बैंक इंडिया को भी स्टैब्लिश करने की बात की। फेडरल कोर्ट मतलब कि एक संघीय न्यायपालिका जो वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है, कहीं ना कहीं उसी की झलक है, उसके बारे में बात की गई। और RBI को भी स्टैब्लिश किया गया। आपको पता है 1934 के एक्ट बनाया गया था, उसमें 1935 में
आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर इसके बारे में हुई। अब अगर आप देखेंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था डायरकी समाप्त की गई, प्रांतों को ऑटोनॉमी दे दी गई और राज्यों को अपने स्तर पर ऑटोनॉमस रहें, अच्छे से कार्य करें, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे गवर्नर को राज्य की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो मिनिस्टर्स थे उनकी सलाह पर काम करना आवश्यक था, ठीक है। और अगर आप देखेंगे 1937 में शुरू किया गया, लेकिन 1939 में से समाप्त भी कर दिया जाता है। अब अगर हम बात करेंगे इसने भारत शासन अधिनियम जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 आया था उसके द्वारा स्थापित इंडियन जो काउंसिल थी उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। इंडियन काउंसिल क्या करती थी, जो सचिव हुआ करता था, 15 सदस्यीय काउंसिल थी, सचिव को सलाह देने के लिए थी, उस काउंसिल को भी यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको कि इसमें दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। इसी एक्ट में पहली बार अगर आप देखेंगे 3 सूचियों का प्रावधान किया गया, 3 सूचियों का प्रावधान किया गया किसकी किसकी, जो सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट होती थी, यूनियन लिस्ट में 59 सब्जेक्ट हुआ करते थे, इसका प्रावधान किया गया। इसमें कानून सेंटर बनाएगा। फिर स्टेट लिस्ट का प्रावधान किया गया इसी में, जिसमें 54 सब्जेक्ट थे। फिर इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट का प्रावधान किया गया जिसमें 36 जो थी। अब इसके अलावा अगर हम बात अवशेष शक्तियाँ थी जो उसमें वायसराय को दे दी गई थी, ठीक। लेकिन ये कभी इस तरह की व्यवस्था निकल के सामने नहीं आ पाई, लेकिन प्रोविज़न यहाँ पे किए गए थे। भारत का जो संविधान बना उसमें अगर आप देखें 60 से 70% प्रोविज़न यहीं से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये बात आपने यहाँ पे इस एक्ट के बारे में देखी। फिर हम लास्ट प्रश्न देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। अगर आप देखेंगे 20 फरवरी 1947 की बात है, कब की बात है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो एटली थे उन्होंने क्या घोषणा की, उन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1947 तक भारत को या भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप दी जाएगी, ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। और इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया, भारत के विभाजन की बात होने लगी। और 3 जून की बात है, 3 जून 1947 ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसे नहीं मानना चाहेंगे। मतलब एक तरह से रास्ता खोल दिया पाकिस्तान बनने का। और 3 जून को ही अगर हम बात करें लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। और इस योजना को कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर लिया। और 1947 का अधिनियम यहाँ से बनकर लागू हुआ। 1947 का जब अधिनियम बना तो उसमें क्या बात हुई, ब्रिटिश राज समाप्त किया गया और 15 अगस्त 1947 को सॉवरेन स्टेट की घोषणा की गई भारत के संबंध में। अब स्टेटमेंट आइए देख लेते हैं। स्टेटमेंट है कि द एक्ट पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इंटू इंडियन पाकिस्तान, ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में बांट दिया इस एक्ट ने, भारत और पाकिस्तान। रिप्लेस कर दिया वायसराय को विथ गवर्नर जनरल। अब वायसराय खत्म हो जाएगा इसका स्थान, अब गवर्नर जनरल उसका स्थान लेंगे, ठीक है। ये इस एक्ट के माध्यम से कहा गया। दूसरा अगर हम बात करें, और लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने, फिर बाद में सी राजगोपालाचारी बनते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन की बात है, पहले गवर्नर जनरल बनते हुए वायसराय पद का समाप्त। दूसरा स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर एम्पावर टू द फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिपील ब्रिटिश लॉ। संविधान सभा क्या करेगी, संविधान बनाएगी, ब्रिटिश कानूनों को निरस्त करेगी। ये भी पावर किसे दे दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को दे देगी। दे कैन फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो कैन रिपील एंड अमेंड ब्रिटिश लॉ एज वेल इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट एक्ट। मतलब इस एक्ट को भी वो फेरबदल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे द एक्ट इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड रिटेन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। इस अधिनियम ने सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार की शुरुआत की और भारत के लिए सचिव राज्य के पद को बनाए रखा। देखिए ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि दिस एक्ट डिड नॉट एस्टैब्लिश एनी सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। किसी तरह का सार्वभौमिक व्यवस्था की बात यहाँ पे नहीं थी। वोटिंग अभी भी रिस्पेक्टिव डोमेन में ही दिए जाते, रिस्पेक्टिव डोमिनियन को ही दिए गए थे। इसके अलावा इस एक्ट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद को समाप्त कर दिया था। तो ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। द अबॉलिश द रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड एंडिंग द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट के ऊपर जो पैरामाउंटेंसी चल रही थी वो भी खत्म हो जाएगी और वायसराय का पद भी यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो ये सारी बात यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से की गई। अब अगर हम देखें सही स्टेटमेंट 1 और 2 यहाँ पे इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे इस एक्ट के माध्यम से जो शाही उपाधि हुआ करती थी, भारत के सम्राट बोला जाता था, ब्रिटिश के जो पावर जो राजा हुआ करते थे वो भी समाप्त हो गया है। इस एक्ट के बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सिविल सेवा में अपॉइंटमेंट करने, उनमें रिजर्वेशन करने का जो सिस्टम था वह भी समाप्त हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें इस एक्ट के बाद बदल दी जाती हैं, है ना।
तो जो हमने मेन प्रोविज़न थे हमने सारे यहाँ पे समझ लिए, है ना। अब जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा हमारा किस पे होगा, लक्ष्मीकांत का जो अगला टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे होगा। आई होप आप सबको ये सब डिस्कशन बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक